अस्सलाम वालेकुम। कल आप लोगों ने तकरीबन ये पहली 2 रोज में जो चीजें थी वो डिस्कशन उनकी हुई थी। डॉक्यूमेंट्स की सर्विस हमने देखा था कि आप फिजिकल फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हैं, कुरियर वगैरह करा सकते हैं, और कल को कोई और वो तरीका बता देंगे तो हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन। नोटिस में हमने पढ़ा था कि मेंबर्स को नोटिस भेजते हैं वो भी उन 4 तरीके से भेजा जा सकता है। टाइम, प्लेस, एजेंडा, ये सब भी होता है। एजेंडा से रिलेटेड कोई स्पेशल बिजनेस हो तो उसकी एक्स्ट्रा डिटेल वगैरह भी होती है। 10% मेंबर्स को ये राइट भी देते हैं कि आप जो है वो उसमें टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ सकते हैं लिस्टेड कंपनी में। और किसी को नोटिस ना मिले या जो दूर लोग हैं और जिनको खत से नोटिस भेजना उसके बारे में कुछ स्पेशल रूल्स पड़े थे। ये सारी बातें क्लियर है। फिर हमने स्पेशल ऑर्डिनरी बिजनेस का फर्क देखा था। वो 4 के अलावा बाकी सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं और उसमें एक स्टेटमेंट भी भेजनी होती है, और अगर कभी कोई डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए देना हो तो जरूरी नहीं कि आप साथ भेजें, आप लोकेशन बता सकते हैं कि यहाँ मौजूद है। इसमें कोई कंफ्यूजन। चेयरमैन वो था जो मीटिंग को हेड कर रहा था, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर्स की तरफ से था। वो ना हो तो डायरेक्टर्स मौजूदा में से, नहीं तो मेंबर्स। इसमें कोई कंफ्यूजन। वोटिंग हम लोगों ने नहीं पढ़ा था क्योंकि वोटिंग हमने जोड़ना था किसी और चीज के साथ। प्रॉक्सी, इंसान का इंसान नुमाइंदा अगर पहुंच जाए, नॉन मेंबर आ सकता है प्रॉक्सी। आर्टिकल्स में लिखा हो तो आ सकता, अदरवाइज नहीं आ सकता। प्रॉक्सी बताने के लिए प्रॉक्सी फॉर्म था, इंस्ट्रूमेंट था। टेबल ए ने भी एक पैटर्न बताया हुआ है, बल्कि एक उर्दू की लिखाई भी मैंने आपको दिखाई थी कि आप उर्दू में भी लिख के भेज सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस बंदे को अपनी जगह भेज रहा हूँ। वो जाके वोटिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकता है, लेकिन शो ऑफ हैंड के अंदर वो अपने आप को उस तरह से काउंट नहीं करवा सकता। तो प्रॉक्सी से रिलेटेड को कंफ्यूजन। फिर रिप्रेजेंटेटिव, जो इंसान नुमाइंदे हैं इदारों के, इदारे किसी इंसान को ऑथराइज करते हैं, कभी कभी अपने बंदे को, कभी किसी और बंदे को ऑथराइज कर देते हैं कि तुम जाओ मीटिंग अटेंड करो। वो मीटिंग एक मेंबर के तौर पे अटेंड करता है और उसके पास उतनी ही पावर होती है जितनी एक इंडिविजुअल बंदे के पास होती है। रिप्रेजेंटेटिव में कोई कंफ्यूजन। क्लियर है। फिर हमने जाते जाते कोरम के ऊपर बात की थी कि लिस्टेड कंपनी का जी 10 बंदे हैं और 25% वोटिंग पावर, बाकी कंपनियों का 2 बंदों के साथ वोटिंग पावर। और जो है फिर हमने ये कहा था कि अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो मीटिंग खत्म हो जाएगी। वो वाली मीटिंग खत्म हो जाएगी जो फरमाइश पे हुई थी, और जो इन्होंने करवानी थी एडजर्न हो जाएगी 1 हफ्ते बाद। फिर कोरम पूरा ना हो, कोई से 2 बंदे आगे, कोरम पूरा मान लिया जाएगा। इंतजार हमेशा आधे घंटे का करना है। कोरम में कोई कंफ्यूजन। आगे कहानी बढ़ाई, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इसका मतलब है वी आर ऑल सेट टू एंड द चैप्टर। ठीक है जी, इसको एंड करने की कोशिश करते हैं। एक प्रेजेंटर नाम की चीज भी होगी। नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। जब भी मीटिंग के लिए नोटिस भेजा जाता है तो नोटिस के अंदर वो बताते हैं कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस और ये स्पेशल बिजनेस है। अगर कोई खास स्पेशल रेजोल्यूशन या कोई बड़ी अहम रेजोल्यूशन पास होनी है मीटिंग में, तो लॉ ये सजेस्ट करता है कि आप उसका ड्राफ्ट फॉर्मेट बना के अपने नोटिस के अंदर ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहें कि हम ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए इकट्ठे होंगे और नीचे लिखा हुआ हो रिजॉल्व दैट हम ये काम ऐसे करने लगे हैं। तो नोटिस के अंदर जब आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेज देते हैं तो मेंबर्स को क्लियरली पता लग जाता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डिसीजन जिसको हम इकट्ठा पास करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सवाल ये है कि ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नोटिस में डालेगा कौन? जो नोटिस बनाएगा। सवाल ये कि नोटिस कौन बनाएगा? एजीएम और स्टैट्यूटरी मीटिंग के केस में कंपनी का चेयरमैन कंपनी के सेक्रेटरी से ये नोटिस ड्राफ्ट करवाएगा तो वो उसमें डाल देगा। तो हम इसे कहेंगे ये डायरेक्टर्स की तरफ से आया है। लेकिन रिक्विजिशनिस्ट के केस में जब रिक्विजिशन दरखास्त देंगे तो उस दरखास्त के साथ वो अपनी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी भेज देंगे। फिर एक और बंदा होता है, लॉ ने उसको पावर दी अगर किसी के पास 5% वोटिंग पावर है। नॉर्मली हर जगह 10% वोटिंग पावर होती है। एक दफा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसने इसको 10 से उठा के 5 कर दिया था। 5% पावर वाला बंदा एक चलते नोटिस में अपनी पसंद की रेजोल्यूशन भी डलवा सकता है। मैं एक मेंबर हूं, मुझे मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस मिला। नोटिस में वो एक अहम बात नहीं है जो मैंने पिछली दफा याद भी कराई थी इन्हें कि अगली दफा मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और अगर मीटिंग हो गई तो मैं जितना मर्जी शोर में चाहता रहूंगा, मेरी बात वैसे तो सुनी जाएगी लेकिन नो डिसीजन कैन बी टेकन जो नोटिस में नहीं है। तो मैं अगर नोटिस पे शक्कून मारना चाहूँ, मैं अपनी रेजोल्यूशन बीच में ऐड करना चाहूँ, तो मैं कंपनी को बता दूं कि मैं चाहता हूं कि इसमें एक रेजोल्यूशन मेरी तरफ से ऐड हो जाए। अगर मेरे पास कम से कम 5% पावर है तो मैं ये काम कर सकता हूं। तो एक छोटा सा सेक्शन है। स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में नोटिस शैल बी अकम्पेनिड बाय
ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, उसका खाका बना होगा, रिजॉल्व दैट, ये वाला काम हम इकट्ठा वो करेंगे। मेंबर कम से कम 5% वोटिंग पावर भी चाहे तो नोटिस दे सकता है रेजोल्यूशन का। रेक्विजिशनिस्ट में से है तो रेक्विजिशन के साथ दे सकता है, और अगर ये रेक्विजिशनिस्ट में से नहीं है तो मीटिंग से कम 10 दिन पहले ये इस तरह से कर सकता है। और जैसे ही कंपनी को नोटिस मिलेगा, कंपनी फौरन सर्कुलेट करेगी तमाम मेंबर्स में। ये बात क्लियर है? सर ये जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, इसमें यही है कि उसने पहले एक दफा बताया होगा कि ये बात नेक्स्ट कर देना है। जी, अब अगेन सपोर्टिंग स्टेटमेंट से मुराद क्या है कि जब आपने रेजोल्यूशन भेजनी है तो आपने कहना है मैं चाहता हूं स्पेशल बिजनेस पे ये रेजोल्यूशन पास हो। अब रेजोल्यूशन तो है कि इंग्लिश, रिजॉल्व दैट हम एक बिल्डिंग खरीदेंगे गुलशन इकबाल में, ये है रेजोल्यूशन। कौन सी बिल्डिंग होगी, किस तरह की होगी, क्यों खरीदेंगे, कौन से फंड से खरीदेंगे, याद है वो जो एक स्टेटमेंट बनती थी सेक्शन 134 वाली। तो यहाँ पे वो दोनों बातें कि आपने रेजोल्यूशन अलोंग विद जो भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, वो सारी चीजें आपने इकट्ठे भेजनी है। यानी ऐसा नहीं है कि बस आपने ड्राफ्ट कर दिया कि ये मेरी रेजोल्यूशन पकड़े और उसकी सपोर्टिंग चीजें नहीं दी। तो रेजोल्यूशन प्लस उसकी सपोर्टिंग चीजें आप कंपनी को भेज देंगे मीटिंग से 10 दिन पहले। कंपनी फोर्थ विद इमीडिएटली फिल फॉर तमाम मेंबर्स को सर्कुलेट कर देगी कि हमारे नोटिस में ये रिवीजन आई है, तो इस दफा मीटिंग में ये 7वां एजेंडा भी डिस्कस हो रहा होगा। इससे मीटिंग का डे इफेक्ट नहीं होगा, हैपनिंग इफेक्ट नहीं होगी, सिर्फ उसमें एक रिवाइज एजेंडा आ गया तो कंपनी फौरन से फास्ट मैकेनिज्म जो कि उसको अलाउड है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सबको बता सकती है, ईमेल कर सकती है कि जी हमारे नोटिस में ये रिवीजन आ गई है। तो लॉ ने एक 5% मेंबर को शब खून मानने की इजाजत दी है। क्लियर? सर ये जो है लिखा हुआ है 10 डेज वाला, जी 10 डेज ब्रैकेट में लिखा इन एनी अदर केस, इसको हाँ इन एनी अदर केस रिक्विजिशनिस्ट के अलावा वाला केस है। ये 5% वाला बंदा रिक्विजिशनिस्ट में भी हो सकता है, वो लोग जिन्होंने ईओजीएम करवानी थी। अगर ईओजीएम करवाने वालों में शामिल है और ये चाहता है कि इसका एजेंडा शामिल हो, तो ये उसी दरखास्त के साथ ये चीज भेज दे। और एनी अदर केस का मतलब है इफ ही इज नॉट फ्रॉम रिक्विजिशनिस्ट, और कोई नॉर्मल केस है कि उसके पास खत आया और उसने कहा हो यार इस मीटिंग में ये चीज तो है ही नहीं, तो फिर वो उस मीटिंग की हैपनिंग से 10 दिन पहले बता दे। और अगर वो रिक्विजिशनिस्ट के साथ चीज वो कर रहा है तो फिर उसी रिक्विजिशन के साथ अपनी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी भेज दे। इसलिए एनी अदर केस और वो रिक्विजिशनिस्ट वाली बात क्लियर। एडजर्न मीटिंग में होने वाली जो रेजोल्यूशंस है इनका लीगल हैसियत क्या है और इनका जो इफेक्टिव हैसियत है वो क्या है, ये दो अलग अलग बातें हैं। कानूनी तौर पे क्या इम्पैक्ट है उसका और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या इम्पैक्ट है। एक मीटिंग होनी थी फर्ज करें 2 मई को, 2 मई वाली मीटिंग में एक एजेंडा डिस्कस होना था। 2 मई की मीटिंग एडजर्न हो गई और 9 मई पे आ गई, 7 दिन का फासला, इत्तफाकन पता नहीं कोई तारीखी डेट ना बन गई हो। 2 मई की मीटिंग 9 मई पे शिफ्ट हो गई। 9 मई को एक डिसीजन अप्रूव हो गया। कोई ये नहीं कहेगा कि ये गलत दिन पे अप्रूव हुआ है, असल मीटिंग तो 2 मई की थी। 9 मई पे होने वाली मीटिंग की कानूनी हैसियत, उसमें होने वाले डिसीजंस की कानूनी हैसियत वही है जो 2 मई वाली थी, लेकिन इफेक्टिव डेट 2 नहीं है, 9 है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। वैलिड ऐसे ही है जैसे ओरिजिनल डे वाली मीटिंग हो, और इफेक्टिव उस फ्यूचर डेट से होगी ना कि माजी से। आपको याद होगा डिविडेंड जो है ना वो अप्रूव होने के 10 वर्किंग डेज में पे करना होता है। 2 तारीख को डिविडेंड अप्रूव होना था, नहीं हुआ। 2 को एजीएम थी, एजीएम एडजर्न हो गई और 9 पे चली गई। 9 को जो डिविडेंड अप्रूव हुआ है तो खबरदार को ये नहीं कहेगा कि ये तो एजीएम पे अप्रूव ही नहीं हुआ, ये तो किसी एडजर्न मीटिंग में हो गया। उस एडजर्न मीटिंग में होने वाले फैसला कानूनी तौर पे ओरिजिनल मीटिंग जैसा माना जाएगा, लेकिन इफेक्टिव डेट 2 से काउंट नहीं होगी। अब वो जो हमने गिनती करनी है 10 वर्किंग डेज की, वो जिस दिन इनफैक्ट डिसीजन पास हुआ है। तो यहाँ एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन लॉ ने देने की कोशिश की है कि इफ अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एनी ऑफ द एडजर्न मीटिंग, द रेजोल्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन पास्ड ऑन द डेट ऑन व्हिच इट वाज इन फैक्ट पास्ड एंड नॉट ऑन। अगर रेजोल्यूशन किसी एडजर्न मीटिंग पे हुई है तो जिस दिन वो पास हुई है वो दिन काउंट होगा, कोई प्रीवियस डे काउंट नहीं होगा। प्रीवियस डेट से मुराद है वो जो ओरिजिनल डेट है। तो वैलिड ऐसे ही है जैसे ओल्ड डेट वाली मीटिंग, और इफेक्टिव ऐसे है जो फ्यूचर से जिस दिन वो हुआ है। ये क्लैरिफिकेशन समझ आई? देन एक छोटा सा सेक्शन, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। कंपनियों में वोटिंग करवाने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप सर्कुलेशन के थ्रू कर लें।
ये सर्कुलेशन क्या चीज है? सर्कुलेशन का मतलब ये है कि आपने मीटिंग कराए बगैर एक नोटिस बनाया, नोटिस में लिखा कि हम चाहते हैं कि ये चीज के ऊपर अप्रूवल है, और वो डॉक्यूमेंट उठा के जैसे इन्होंने नोटिस बनाया और उन्होंने ये सारे लोगों को नोटिस सर्कुलेट कर दिया, किसी को लैपटॉप पे मिल रहा है, किसी को, मतलब सिंबॉलिक एक रिप्रेजेंटेशन है। वो तमाम लोग जिनके पास नोटिस पहुंचा वो देखेंगे कि एक अहम एजेंडा है, हाँ जी फॉर एग्जांपल बिल्डिंग खरीदनी है या नहीं खरीदनी, कुछ ने यस लिख के भेज दिया, कुछ ने नो लिख के भेज दिया, सबके खत कंपनी सेक्रेटरी को वापस मिल गए। उसने इकट्ठे किए, उसने कहा भाई 22 मेंबर थे, 20 ने यस कहा है, 2 ने नो कहा है, इसका मतलब ये डिसीजन अप्रूव हो गया। यानी कि आईकेप ने एक दफा ओपन बुक एग्जाम में इस तरह से कहा था कि वो क्या अल्टरनेट तरीका है जिससे लोग मीटिंग के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। तो हमने ये बताना है कि हमारे पास कुछ और गुंजाइशें भी मौजूद हैं। अगर कंपनी 50 से छोटी हो, जैसे प्राइवेट है वो हमेशा 50 से छोटी होती है, अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी 50 से छोटी हो तो किसी भी एजेंडा अदर देन ऑर्डिनरी वाले तो एजीएम में ही होंगे, उसके लिए हम रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस, मेंबर्स प्राइवेट कंपनी की या पब्लिक अनलिस्टेड जिसके 50 के अंदर अंदर मेंबर्स हैं, मे पास अ रेजोल्यूशन, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या स्पेशल, बाय सर्कुलेशन साइंड बाय ऑल मेंबर फॉर टाइम बीइंग एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। वो तमाम लोग जिनको नोटिस मिलने उन तमाम लोगों से साइन करवा के आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ये उतनी ही वैलिड और इफेक्टिव होगी जैसे कि जनरल मीटिंग में पास हुई है। रेजोल्यूशन तमाम लोगों को डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दी जाएगी। मेंबर ने एक दफा ओके या नॉट ओके कर दिया तो अपना डिसीजन बदल नहीं सकता। ये रेजोल्यूशन नोट होगी सब्सीक्वेंट मीटिंग में और उस मीटिंग के मिनट्स का पार्ट बन जाएगी। तो इसका मतलब है आप बगैर मीटिंग कराए भी कुछ डिसीजंस पास करवा सकते हैं। लिस्टेड में पॉसिबल नहीं है, पब्लिक अनलिस्टेड में और प्राइवेट में पॉसिबल है। पब्लिक अनलिस्टेड में भी तब पॉसिबल है जब उनके मेंबर्स बहुत ज्यादा ना हो, 50 के अंदर अंदर हो, और उसमें भी ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल बिजनेसेस के लिए अलाउड है। रेजोल्यूशन स्पेशल ऑर्डिनरी कोई भी हो सकती है। तो ये एक रास्ता मौजूद है लॉ का कि जिसमें मीटिंग कराए बगैर आप रेजोल्यूशन अप्रूव करवा लें। डन। देन फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, सिंपल सा सेक्शन है कि जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन होती है आपने 15 दिन में जमा करानी होती है और डायरेक्टर या सेक्रेटरी वगैरह उसको ऑथराइज करते हैं। और कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो आपने आर्टिकल्स के साथ अटैच कर देनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन ज्यादातर आर्टिकल्स में चेंज कर रहे होते हैं, तो जब भी चेंज हुई है तो आपकी आर्टिकल्स की कॉपी के साथ आपकी वो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी लग जानी चाहिए। अगेन पुराने जमाने वाली बात है, सबसे नीचे आर्टिकल्स रखे होते थे फाइल में, उसके बाद अगर 6 दफा 6 स्पेशल रेजोल्यूशन से 6 अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे आइन में नहीं होता अमेंडमेंट नंबर 1 2 3, तो सबसे नीचे लगा हुआ डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स का, उसके ऊपर पहली स्पेशल रेजोल्यूशन, ये तब्दीली आई थी, फिर दूसरी स्पेशल रेजोल्यूशन। ये सब पुराने जमाने की बात है। आज अपने आर्टिकल्स की ही सॉफ्ट कॉपी को आप अपडेट कर देते हैं, उनके पोर्टल पे भी रिवाइज कर देते हैं और आप अपने पास भी रिवाइज कर देते हैं। लेकिन अगेन इन्होंने कहा है कि कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी अनेक्स्ड टू एवरी कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इशूड आफ्टर डेट ऑफ रेजोल्यूशन। अब ऑनवर्ड आप जब भी किसी को नए आर्टिकल्स देंगे तो उसमें वो स्पेशल रेजोल्यूशन शामिल हुई होगी। तो अक्सर क्या करते हैं, एक फुट नोट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल की शिक नंबर 23, उसमें लिखा था कि मेंबर्स के साथ ये ऐसे होगा, आपने उसे बदला, वहां फुट नोट डाल दिया कि ये रूल अमेंड हुआ था 6 नवंबर 2025 को इस वजह से, तो आप उसको उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो थोड़े से पत्थर के जमाने की हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जितना डिजिटल होती जा रही हैं ये चीजें रिवाइज होती जाएंगी। अब ये जुमले बदलना इनके लिए मुश्किल होता है, तो ये क्या करते हैं, रेगुलेशंस ले आते हैं। 2024 की रेगुलेशन उसको बदल देते हैं। आपको याद होगा यूबो की मुख्तलिफ तरह की फाइलिंग की, ये बताएगा। अभी रिसेंटली आईकेप ने उसके अंदर भी चेंजेस, मतलब आईकेप ने नहीं, आईसीसीपी ने उसमें भी चेंजेस की। आईकेप नॉर्मली वो चेंजेस जो थोड़ा लेट आई होती है अडॉप्ट नहीं करता, लेकिन इस दफा आईकेप बहुत मूड में बैठा था। 30 दिसंबर को उसने बताया है कि कौन कौन सी चेंजेस आने वाले सेशन के लिए एप्लीकेबल है। नॉर्मल रूल 6 महीने का रूल होता है। आपकी अटेम्प्ट अगर जून में होती है तो नवंबर एंड तक आने वाली चीजें एप्लीकेबल होती हैं। बट आईकेप जंगल का बादशाह, जो मर्जी करे। 30 दिसंबर को उसने दिसंबर के मिड तक की चेंजेस भी उठा के कह दिया कि जून में टेस्ट होंगे। कोई बात नहीं, इनसे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ हमारा वो जो यूबीओ वाला जो वो है उसके अंदर 1-2 कंटेंट में हल्की सी चेंज है। कोई बहुत मतलब वो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे को कॉन्सेप्ट का मसला हो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट था, उसमें से 1-8 डॉक्यूमेंट प्लस माइनस हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है कि वो कभी भी हमें इस तरह से छेड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सेफ हैं। ये बात समझ आई। आखिरी सेक्शन, बिफोर वोटिंग मिनट्स, ये क्या भला होता है?
मीटिंग की जो कार्रवाई है उसका रिटर्न जो रिकॉर्ड होता है वो मिनट्स होता है। वो कहते हैं दो चीजों को मिनट्स में काउंट करेंगे। हर कंपनी दो तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, अ फेयर एंड एक्यूरेट समरी ऑफ ऑल प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग ऑफ डायरेक्टर मेंबर या कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ये रखेगी, और रिकॉर्ड ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स पास्ट अदरवाइज देन एट, जो जनरल मीटिंग से हट के रेजोल्यूशंस पास हुई हैं, अभी पढ़ा था हमने, उनके रिकॉर्ड, और जो मीटिंग हुई है उनके रिकॉर्ड रखेंगे। मीटिंग के मिनट्स अटेंडीज के नाम बताएंगे, मिनट्स की बुक रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी जाएंगी। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो मिनट्स का रजिस्टर है ये हर दिन मेंबर देखना चाहें तो देख सकते हैं, 2 घंटे के लिए डेली अवेलेबल होगा। कोई इसमें से कॉपी निकालना चाहे तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद कंपनी उसको वो कॉपी अवेलेबल कर देगी। तो मिनट बुक शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय मेंबर एटलीस्ट 2 आवर्स डेली, और मेंबर अगर सर्टिफाइड कॉपी मांगना चाहे तो मांग सकते हैं। मीटिंग होने के 7 दिन के बाद वो अप्लाई कर सकता है, और उसकी एप्लीकेशन के 7 दिनों के अंदर अंदर उसको मिनट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं, फिजिकल फॉर्म में भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी। फिजिकल फॉर्म में वो कहते हैं 20 साल तक संभाल के रखने हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो कहते हैं जब तक कंपनी जिंदा तब तक संभाल के रखने हैं। नॉर्मल रूल होता है रिकॉर्ड कीपिंग का 10 साल, बट यहां रूल ये है कि मिनट्स हैं तो 20 साल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ मिनट्स है अनलिमिटेड टाइम। अच्छा, 151 152 ये सेक्शंस का जो रेफरेंस है ना, ये तो मीटिंग के जोन का है, लेकिन जो 178 है ना, ये डायरेक्टर्स के एरिया का है। डायरेक्टर्स में भी मिनट्स का एक सेक्शन है जो तकरीबन इसका रेप्लिका है, सिर्फ 2 चेंजेस है। डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स 20 नहीं 10 साल तक संभाल के रखते हैं, और डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स के लिए उन्हें मांगना नहीं पड़ता। तमाम डायरेक्टर्स को उनकी मीटिंग के मिनट्स 14 डेज ऑफ होल्डिंग ऑफ मीटिंग के अंदर मिल जाते हैं बगैर मांगे। तो अगर कभी भी मिनट्स की बात हो रही हो तो आपने इसी सेक्शन को दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंबर्स के केस में बिल्कुल यही सेक्शन, डायरेक्टर्स के केस में इस सेक्शन में से वो जो मेंबर्स की 7-7 दिन वाली बात है ना, मीटिंग होने के 7 दिन बाद मांग सकते हैं और 7 दिनों में मिल जाएगा, वो गायब हो जाएगा, और उसकी जगह आ जाएगा तमाम डायरेक्टर्स को हम अवेलेबल कर देंगे। फिर वो जो है 2 घंटे के लिए मीटिंग के मिनट्स अवेलेबल होंगे। डायरेक्टर्स के पास तो हमेशा एक्सेस होती है कंपनी के रिकॉर्ड्स की, तो डायरेक्टर के केस में ये सेक्शन में थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, और ये 20 साल के बजाय 10 साल हो जाएगा। याद रहेगा? तो बेसिकली पढ़ाया एक है, लेकिन मैं वहां आगे का अपना लोड थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूं। वोटिंग से पहले तक हमने जितना पढ़ लिया उसमें कोई सवाल? स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? स्पेशल बिजनेस और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या फर्क है? बिजनेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस। लॉ ने प्री डिफाइन किया हुआ है कि इन 4 को ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं। कौन से 4? फाइनल इवेंट को अप्रूव करना, डायरेक्टर का इलेक्शन, ऑर्डर की अपॉइंटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को अप्रूव करना। ये 4 दुनिया में सिर्फ ये 4 तरह के एजेंडा को ऑर्डिनरी बिजनेस कहेंगे। इनके अलावा सारे एजेंडास को स्पेशल बिजनेस कहेंगे। तो ये एक अलग चीज है। हम मीटिंग में क्या करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, कौन सा फैसला करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो 4 तरह के फैसले ऑर्डिनरी हैं, और उन 4 के अलावा दुनिया के सारे फैसले स्पेशल हैं। अब ये जो फैसले हम अप्रूव करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये कितनी मेजोरिटी से अप्रूव होंगे? क्या सिंपल मेजोरिटी से या स्पेशल रेजोल्यूशन से? सिंपल मेजोरिटी का मतलब है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है 3/4 मेजोरिटी। तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, यानी हर स्पेशल बिजनेस को स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी से भी अप्रूव हो सकता है। स्पेशल कुछ बिजनेस ऑर्डिनरी से भी हो जाएंगे और कुछ स्पेशल से भी हो जाएंगे। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, कौन सा स्पेशल से होगा, कौन सा ऑर्डिनरी से होगा? आसान सा हल, जो लॉ कहते हैं स्पेशल से होगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन से, उसके अलावा सारे ऑर्डिनरी से होंगे। मैंने थोड़ी सी इसमें बेमानी की हुई है। आपके वो जो लाल वाले इस्लाम पब्लिकेशन इस्लामाबाद है, जिनसे हमारी थोड़ी सी दोस्ती है, तो होता ये था कि एक जमाने में जब वो लॉ अपना बेयर लॉ कंपाइल कर रहे होते थे तो मुझसे रब्ता करते थे कि जी जो चेंजेस आई हैं आईकेप की वो हमें बता दें ताकि हम अपनी किताब को टाइमली अपडेट कर दें। तो किसी और पब्लिशर को उतनी जल्दी खबर नहीं मिलती थी, और मेरे पास आईकेप का सिलेबस होता था, वही जो पब्लिकली अवेलेबल होता था, मैं अच्छे टाइम पे उन्हें बता देता था, तो वो अपनी किताब अपडेट कर देते थे, तो उनकी किताब की सेल बढ़ जाती थी। तो बड़े खुश होते थे कि आप साहब ने हमें टाइम पे बता दिया, और मैं खुशी होता था कि जो मैंने उन्हें बताया वो बीच में डाल देते थे। तो मैंने उनको कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स उनकी लाल किताब में डलवाए में, और आईकेप ने अभी तक उन पे कोई एतराज नहीं किया। ये बीच बीच में नहीं कुछ सर्कुलर आ जाते, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसली
सिलेबस में नहीं है, लेकिन आईकैप ये सोचता है कि जिस पे सर्कुलर आया है तो बच्चे को पता होगा, तो पेपर में उन्होंने कई दफा ज्यूम किया कि बच्चे को सर्कुलर का पता होगा। तो कुछ सर्कुलर मैंने चुपके से कोई 20-21 सर्कुलर ना आपकी उस बेयर लॉ की किताब में डलवा दिए। उसमें से एक सर्कुलर बड़ा मजे का है, जहां जहां स्पेशल रेजोल्यूशन है लॉ में, वो और उसका फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है। तो आपके पूरे कंपनीज एक्ट में जितनी भी सेक्शन में स्पेशल रेजोल्यूशन बताई हुई है, तो एक सर्कुलर आपको वहां पे मिलेगा जिसमें वो तमाम प्लेसेस और उसकी ड्राफ्ट वर्डिंग। खुदा ना खास्ता पेपर में अगर आईकैप आपसे अचानक से स्पेशल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करवा ले, आईकैप ने माजी में 2 से 3 दफा स्पेशल रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट करवाई हुई है, तो अब आपके पास बीएड लॉ में चुपके से एक फॉर्मेट है जिसका फिलहाल जो है ना, अल्लाह करे आईकैप की वीडियो ना देख रहा हो, आईकैप को भी नहीं पता। देख हमने थोड़ी सी बेमानी की है, वो नहीं होते कुछ पुलिस इंस्पेक्टर जो बंदे को एनकाउंटर कर देते हैं कि ये जेल में जाएगा तो दोबारा छूट जाएगा, फिर आतंक मचाएगा, तो वो फिर अपने फर्स्ट शनासी को साइड पर रख देता है। तो मैं थोड़ी सी एक लोकल बेमानी ये कर चुका हूँ कि वो सर्कुलर जो कि बेयर लॉ की डेफिनेशन में नहीं आते, लेकिन आईकैप सिलेबस में सोचता उन्हें, वो भी उस किताब में ऐड करवा दी है। तो लाल वाली किताब की अजमत है कि उसमें कुछ सर्कुलर भी चुपके से ऐड हो चुके हुए हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? लो, जिनका सवाल तो वही चले गए। ठीक है, वो आईकैप को बता देंगे। अंकल देखेंगे क्या कर रहे हैं आपके साथ। तो क्या ये सारी बात समझ आ रही है? तो मैं हमेशा ना, मुझे बैटमैन वाला रोल अच्छा लगता है कि हम पीछे से चुपके से जो है ना वो शहर के मसले सॉल्व करें, सामने ना आए और जो है ना मामला चलता रहे। तो आईकैप भी दिल पे ले गया, उन्होंने कहा अच्छा इतने बैटमैन हो, चलो सस्टेनेबिलिटी हम शुरू कर रहे हैं, किताब ही नहीं दे रहे, चलो आ जाओ फिर शुरू हो जाओ, बनाओ फिर किताब। तो पहली लॉ के अंदर भी आज तक किताब नहीं दी, और ऊपर से जो है वो जब अपनी किट अपडेट करनी होती है तो वो देखते हैं अच्छा आसपास कोई किताब मिल जाए, ये वाली किताब, हाँ यार ये बड़ा प्यारा सवाल है, उठा के डाल दें। तकरीबन एक तो रिकॉर्डेड क्लास है, बड़ा मसला है, 100+ मेरे सवाल आईकैप ने एज इट इज उठाए हैं। भाई ने ओवर इयर्स मेहनत कर करके आहिस्ता आहिस्ता, उस वक्त तो एआई भी नहीं होता था, खुद से मेहनत करते थे, सवाल बनाते थे, उस सवाल का जवाब बनाते थे। तो उन्होंने जब किट बनानी थी, उन्होंने ऐसे करके मेरी किताब से 100+ सवाल उठा के अपने पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पर ऐड कर लिए। और ऊपर से मैंने अपनी किताब पे लिखा था ये इस किताब पे कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी शख्स इस किताब का कोई भी पोर्शन कॉपी करना चाहे मुझे कोई एतराज नहीं। हम एमी अजमत में मारे गए, हीरोगिरी में हमने कहा कि किसने कॉपी कर लेना है, जो कॉपी करेगा भी तो चलो कॉपी करेगा ना, उसके अंदर जो कंटेंट है उसके लिए मेहनत चाहिए होगी। तो आईकैप ने उस चीज को यूज करते हुए मेरे कुछ सवाल उठा लिए जी। इस वक्त आईकैप की जो किट है ना, उसके एग्जैक्टली वही 26 चैप्टर्स हैं जो मेरी किताब के हैं। इंटरेस्टिंगली मैं अब आने वाले सेशन में अपनी किताब के 27 चैप्टर बना रहा हूँ। और जब ये सिलेबस आया था तो मैंने आईकैप को सजेस्ट किया था कि आप इसको, ये जो नए टॉपिक ऐड हुए इनको इस कैटेगरी में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे चैप्टर्स के मैप के हिसाब से उनकी किट आ चुकी हुई है, और उसमें एग्जैक्टली वो 27 चैप्टर बना चुके हुए हैं। तो कोई है आईकैप में ना जो बहुत प्यार करता है, ठीक है, या शायद मैं अकेला ही जज्बाती हूँ जो सब्जेक्ट पे काम करी जा रहा है और कहीं उन्हें डाटा नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं ठीक है ये अंकल जी हैं ये लगे हुए हैं, इनका डाटा इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या हमें मिनट समझ आ गया? आते हैं हम लास्ट एजेंडा आइटम की तरफ, जिससे कनेक्टेड हमारी एक रेगुलेशन भी कवर हो जाएगी। वोटिंग 4 के करीब सेक्शन है कंपनीज एक्ट के, जो वोटिंग और वोटिंग से रिलेटेड प्रोसेस बताते हैं। कैफ लेवल पे हमने इसको मोटा मोटा समझ लिया था, लेकिन आज थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ई वोटिंग रेगुलेशंस के साथ भी हम समझ लेंगे। वोटिंग का मतलब क्या है? राय दही। और वोटिंग के राइट को क्या कहते हैं? हक की राय दही। ठीक है, वोटिंग का मतलब है कि जब मेंबर्स को कहा जाता है कि आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम वैसे होना चाहिए, तो मेंबर्स को जब ये ऑप्शन दी जाती है तो सबसे फास्टेस्ट स्मार्टेस्ट तरीका ये है कि चेयरमैन कहे हाँ भाई ये इशू है, आओ भाई शो ऑफ हैंड करते हैं। सामने लोग बैठे हुए थे, उनसे हाथ खड़े करवाए, 20 लोग थे, 13 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो उसने ऐसे ऐसे करके गिना, और गिनने के बाद लॉ ये कहता है आप एक्सप्रेसली अनाउंस करेंगे, आप बताएंगे, मतलब वोट गिनने के बाद मुस्कुरा नहीं देंगे। अब पता नहीं उस मुस्कुराहट से, आप तो ऊपर खड़े हुए हैं, आपने देखा,
आपने गिन लिए, लोगों ने लेफ्ट राइट देखा, उन्हें लगा हाथ ज्यादा खड़े हुए हैं, जबकि हाथ उतने ज्यादा नहीं खड़े हुए थे। तो कुछ बताना है, गिन के बताना है कि कितने आउट ऑफ कितने लोगों ने हाथ खड़े किए थे, और उसको बता के मिनट्स का हिस्सा बनाना है। पूछने किसी को एतराज तो नहीं, मैं लिख दूं कि इतने हाथ खड़े हुए थे, क्योंकि हाथ खड़े हुए और गायब हो गए। भाई राइटिंग वाला वोट तो बाद में भी पता लग जाएगा, हाथ तो उस वक्त खड़े करके लोगों ने गायब कर दिए, और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो एविडेंस है ही नहीं। तो शो ऑफ हैंड पे एक्सप्रेसली डिक्लेयर करना होगा चेयरमैन को कि इतने लोगों ने हाथ खड़े किए हुए थे। जब हाथ खड़े होंगे तो इंसान गिने जाएंगे, तोले नहीं जाएंगे। ये भाई के पास 2 शेयर हैं, इनका भी बराबर वोट, ये भाई के पास 5 शेयर हैं, इनका भी बराबर वोट, उनके पास 2 करोड़ वोट हैं, शेयर्स हैं, उनका भी बराबर वोट, सबके सब बराबर होंगे। हम गिनती गिनेंगे और हिसाब कर लेंगे। अगर कुछ लोगों को एतराज हो कि ये क्या हुआ, मेरे पास तो वोटिंग पावर ज्यादा है, तुमने मुझे और साथ वाले गरीब आदमी को बराबर कंसिडर कर लिया, मेरे पास ताकत ज्यादा होनी चाहिए, मैं वोटिंग के वो तरीके को ऑप्ट करना चाहूंगा जिसमें मेरी वोटिंग पावर काउंट हो, तो वो शख्स पोल डिमांड कर सकता है। तो पोल वोटिंग का वो तरीका है जिसमें वोटिंग पावर काउंट होती है, और शो ऑफ हैंड जिसमें गिनती काउंट होती है। तो जब लोगों की गिनती काउंट की जाए तो वो शो ऑफ हैंड बन जाएगा, और जब लोगों की वोटिंग पावर काउंट हो, इसका मतलब है शो ऑफ हैंड में वोटिंग पावर इररिलेवेंट है, प्रॉक्सी भी गायब हो गया, जो सामने मेंबर्स है उनको गिना जाएगा, उसकी बेस पे फैसला हो जाएगा। और पोल में क्या होगा, वोटिंग पावर। अब अगला मरहला, अगर शो ऑफ हैंड नहीं और कुछ लोग शोर मचा दें कि हमें पोल चाहिए, कौन शोर मचा सकते हैं? या तो चेयरमैन को खुद अगर लगे कि भाई ये मजाक हुआ था, हमने कहा था अभी खाना खोल दें, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, और कुछ लोग बेचारे तड़प रहे थे कि यार मीटिंग का अगला एजेंडा डिस्कस करो, खाना अभी मत खोलो, मत करो एडजर्न, तो उन्होंने वो परेशान थे। तो अगर चेयरमैन को खुद लगे कि नहीं भाई ये तो मजाक हो गया, तो वो भी पोल डिमांड कर सकता है। नहीं तो सामने लोग मौजूद जो है उनमें से जिनके पास 10% वोटिंग पावर है, वो पोल डिमांड कर सकते हैं। अब पोल कैसे होगा? लोगों ने पोल डिमांड कर दिया। पुराना और नया दोनों लॉ में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। फिलहाल पुरानी बात करते हैं, नई वाली बात हम रेगुलेशंस के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। जो आपने कैफ में पढ़ा है कि जब पोल डिमांड हो गया तो चेयरमैन ये सोचेगा कि ये पोल अभी करूं या अगले 14 दिन में किसी भी वक्त कर लूं। अभी क्यों नहीं कर रहा? प्रिपरेशन में टाइम लगेगा। मीटिंग फॉर एग्जांपल, एक मीटिंग चल रही है, 2 घंटे हो गए हैं, और अभी सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट इशू पे पहुंचे थे और पोल डिमांड हो गया। इस वक्त ये पोल शुरू करा दिया तो बस मीटिंग तो तबाह हो जाएगी। तो एक मीटिंग में अगर 9 इश्यूज हैं और 9 में से 4 जगह पे पोल डिमांड हुआ है, तो 5 फैसले तो हो जाएंगे ना। वो जो 4 पे पोल डिमांड हुआ है, हो सकता है वो कहे जी आज काफी टाइम हो गया है, हम हफ्ते बाद इकट्ठे होते हैं और इसके ऊपर वोटिंग कर लेंगे। अगर चेयरमैन को लगे कि आज टाइम है, वो आज भी कंडक्ट कर सकता है, नहीं तो वो फ्यूचर का टाइम दे देगा। क्यों? पोलिंग में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है भाई? शो ऑफ हैंड भी तो हुआ था ना, ठक 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 करके गिन लिया था। तो चेक करना पड़ेगा किसी वक्त में। पोल में हर बंदा एक कागज लेगा, कागज पे लिखेगा मेरा ये नाम है, ये मेरा मेंबरशिप नंबर है, ये मेरा फोलियो नंबर है कंपनी के पास, मेरे पास इतने शेयर्स हैं। फिर किसी दोस्त ने उसे भेजा होगा तो एक और कागज पकड़ेगा, मैं फलाना का प्रॉक्सी हूँ, ये प्रॉक्सी फॉर्म है, इस तरह से करके इतने शेयर्स हैं, और आप अपना डिसीजन यस या नो की फेवर में डालेंगे। तमाम लोग कागज लिखेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, सामने एक शफाफ सफेद डब्बे में डाल के अपने अपने कागज डाल देंगे। फिर क्या होगा? चेयरमैन और जिन्होंने पोल डिमांड किया था उनका एक नुमाइंदा बैठेंगे, वो सारे कागज खोलेंगे, गिनती करेंगे, एक्सेल की शीट बनाएंगे, उनका पूरा हिसाब किताब करेंगे, और बीच बीच में जहां डाउट होगा, नहीं यार इस मेंबर ने कहा मेरे पास 13 लाख शेयर हैं, देखें तो सही जरा रजिस्टर में क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर से भी वेरीफाई करेंगे, प्रॉक्सियों को भी वेरीफाई करेंगे। तो ये प्रोसेस तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा ले जा सकता है, और उसके बाद जाके रिजल्ट्स कंपाइल होंगे। और फिर फर्ज करें ये काम करके फ्री हुए और 2 एजेंडा के बाद फिर अगले एजेंडा पे फिर से पोल डिमांड हो गया, तो व्हाई नॉट सारे पोल डिमांड हुए इकट्ठे कर लें, जितने शो ऑफ हैंड है उनके आज फैसले कर लें, और जितनों पे पोल डिमांड हुए सबसे कहें यार हफ्ते बाद इकट्ठे होते हैं या 2 हफ्ते बाद इकट्ठे होते हैं, 14 दिन तक का टाइम है। वो कोई भी टाइम देके लोगों को उस टाइम पे इकट्ठा होने का कह सकता है, वहां लोग इकट्ठे होंगे और उस टाइम पे वो अपने अपने वोट कास्ट करेंगे, और फिर पोल का रिजल्ट आएगा। यानी आप मीटिंग के इस एजेंडा को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लोग कहते हैं खबरदार 2 एजेंडा कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। चेयरमैन का इलेक्शन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अगर पोल डिमांड भी हो गया अभी के भी करना पड़ेगा।
उसके अलावा मीटिंग को एडजर्न करने का फैसला एडजर्न नहीं हो सकता। तो ये बड़ी मजाकिया सी बात हो जाएगी कि आप कहें एक हफ्ते बाद इकट्ठे होके ये फैसला करते हैं कि क्या हमें एक हफ्ते बाद इकट्ठे होके मीटिंग करने की जरूरत है या नहीं है। तो दो इश्यूज अभी के अभी होंगे। पहले थोड़ी सी इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिकल सेंस पे थोड़ी सी और बात करते हैं। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में हर मेंबर के पास एक वोट है, तो वहां तो है ही सिर्फ शो ऑफ हैंड की कहानी। लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर के पास वोट कितने होते हैं? प्रोपोर्शनेट टू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो आपके पास दो शेयर हैं 10-10 रुपए वाले और आपके पास एक शेयर है 20 रुपए वाला, तो भी दोनों की वोटिंग पावर बराबर है। वोटिंग पावर का नंबर ऑफ शेयर से नहीं, वैल्यू ऑफ शेयर से ताल्लुक है पोल के अंदर। शो ऑफ हैंड में तो दोनों बराबर हो गए जी। लेवल 1 की प्लेंटी होनी चाहिए, दो हाथ खड़े जाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी यहाँ सब लोगों ने दो हाथ खड़े किए हैं, उनको लेवल 1 होना चाहिए। आपको कैसे पता कि ये एक इंसान के दो हाथ हैं? पीछे वाले के दो ही ब्लैक वाले। अंगूठा इस तरफ है, ये भी अंगूठा इस तरफ है, ये भी अंगूठा इस तरफ है, ये अंगूठा इस तरफ है। ओए ये तो चुड़ैल लग रही है। अलग से नजर ये एआई जनरेटेड तस्वीर है, बल्कि इस बंदे की तो चोंग नहीं 5। पीछे वाला नजर आ रहा है ठीक है, इन्होंने कहा यहाँ तो जो है ना गड़बड़ हो रही है। ना। बस एआई बेचारा जो है ना फौरी तौर पे जो मदद करता है। पुराना जमाना अच्छा होता था, गूगल पे सही इमेजेस मिल जाते थे। तो अब एआई से कहें तो वो बस अपनी तरफ से ना सर से उतार देता है जी। धांधली हो गई है। हाँ तो ये पाकिस्तान का वोटिंग सिस्टम होगा। टाइप ऑफ वोटिंग शो ऑफ हैंड। वोटिंग इज नॉर्मली डन बाय शो ऑफ हैंड अनलेस पोल इज डिमांडेड। हर मेंबर के पास एक वोट होगा। चेयरमैन डिक्लेयर करेगा रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड कि क्या एक रेजोल्यूशन कैरी हुई है या नहीं हुई, क्या यूनानिमस थी, मतलब 100% सबने हाथ खड़े कर दिए थे, या बाय पर्टिकुलर मेजोरिटी, जी इतने बटा इतने % मेजोरिटी से ये काम हो गया। चेयरमैन डिक्लेरेशन वैलिड होगा अनलेस कि कोई बंदा शोर मचा दे और कहे यार क्या बात कर रहे हो, दोबारा से गिनो तो सही, मजाक हो रहा है। डिसीजन बुक्स ऑफ मिनट्स में एंटर हो जाएगा। ये शो ऑफ हैंड। दूसरा ऑप्शन क्या है पोल का? बिफोर ऑन डिक्लेयरिंग रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड, पोल टेकन हो सकता है बाय चेयरमैन या मे बी डिमांडेड बाय पर्सन जिनके पास 10% वोटिंग पावर हो। पोल में क्या होगा? वोटिंग पावर काउंट होगी, तादाद काउंट नहीं होगी। पोल में पर्सनली भी काउंटिंग हो सकती है और बाय प्रॉक्सी भी। डिमांड ऑफ पोल कभी भी आप एक्चुअल पोल होने से पहले वापस भी ले सकते हैं। फिर सवाल ये है कि पोल की टाइमिंग क्या होगी? इलेक्शन ऑफ चेयरमैन या एडजर्नमेंट इमीडिएटली होगा। एनी अदर केस जो चेयरमैन ने टाइम बता दिया वो 14 डेज ऑफ डिमांड ऑफ पोल से आगे नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा आपके पास डेडलाइन क्या है? 14 दिन। पोलिंग के बाद चेयरमैन और उसका नॉमिनी और एक रिप्रेजेंटेटिव उन मेंबर्स का जिन्होंने पोल डिमांड किया वो स्क्रूटनाइज करेंगे रिजल्ट। चेयरमैन डिक्लेयर कर देगा। चेयरमैन के पास ये पावर है कि इस पोल को जैसे मर्जी रेगुलेट करे, जिस तरह से मर्जी लेके जाए वो ले जा सकता है। क्या पोलिंग से रिलेटेड बातें थोड़ी सी समझ आ रही हैं? जो शो है जी जी उसमें था कि जो चेयरमैन जो कॉपी करेगा और अनटिल अनलेस जो कोई दूसरा बंदा शो चाहे कुछ है, ठीक है। अगर वो कोई करता है तो मतलब कोई लेटर रेस करता है तो दोबारा काउंटिंग करेगा या वो अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं, अब अगेन चेयरमैन ने जब शो ऑफ हैंड का वो किया तो वो अनाउंस करेगा रिजल्ट और उसको मिनट्स में नोट करेगा। लेकिन वो जब अनाउंस करेगा और किसी ने एतराज नहीं किया तो मिनट्स में नोट करेगा। अगर लोग एतराज कर रहे हैं तो वो दोबारा से गिनती करेगा और अगर उसके बाद भी झूठ बोल रहा होगा तो ऑब्वियसली लोगों ने खप डाल देना है। लोगों के पास बाद में अदालत में जाने का ऑप्शन भी है। और चेयरमैन ने अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया तो चेयरमैन के अगेंस्ट भी जा सकते हैं कि जिसको पेनल्टी डालें हमारे सामने ही गिन रहा था और हम सब गवाही दे रहे थे कि इतने बंदे नहीं और ये खामखा जान के बेईमानी कर रहा था। मतलब ये पोल में वो कैलकुलेशन करके रिजल्ट आएगा, ये क्यों करेगा? जी, अब जब रिजल्ट आएगा तो किसने वोट किया वो बताना जरूरी नहीं, लेकिन टोटल वोट किस फेवर में गए ये बताएगा। ये सारी हम ट्रेडिशनल बात पढ़ रहे हैं। अभी दुनिया में काफी चेंज आ चुकी हुई और एक रेगुलेशन है जो वोटिंग के प्रोसेस में, पोलिंग के प्रोसेस में बैकएंड पे काम कर रही है, जिससे लोग घर बैठ के हाथ से भी वोट भेज देते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट भेज देते हैं। वो पढ़ने से पहले एक दफा जरा टेबल ए की कुछ क्लॉजेस देख लेते हैं। टेबल ए ने कुछ और बातें बताई हैं जो कंपनीज एक्ट ने किसी और जगह नहीं बताई हुई थी। अगर वोट्स में इक्वालिटी आ जाए, शो ऑफ हैंड हो या पोल अगर बराबर हो जाए, चेयरमैन के पास एडिशनल या कास्टिंग वोट आ जाएगा। वो जिस तरह फैसला करेगा। तो चेयरमैन अगर खुद मेंबर है तो बहैसियत मेंबर उसने वोट डाला होगा। अब अगर वोट बिल्कुल बराबर हो जाए तो चेयरमैन जिस तरफ वोट कर देगा, ये एडिशनल वोट है, एक उसका ओरिजिनल वोट हो सकता है, ये एडिशनल कास्टिंग वोट है, ये फिर फैसला करेगा। ज्वाइंट शेयर होल्डर में जो सीनियर मेंबर है, याद है सीनियर मेंबर जिसने अपना नाम पहले लिखवाया हुआ है,
उसका वोट काउंट होगा। सीनियोरिटी उस ऑर्डर से डिटरमाइन होगी जिस ऑर्डर में वो अपीयर हो रहे हैं मेंबर के रजिस्टर में। अनसाउंड माइंड भी अगर वोट करना चाहता है तो जो उसकी कमेटी है, लीगल गार्डियन वगैरह है, वो आके उसके बिहाफ पे वोट कर सकते हैं। ये 2-3 एक्स्ट्रा बातें हैं जो कि हमें कंपनीज एक्ट ने नहीं बताई। ये टेबल ए ने जो आर्टिकल्स का फॉर्मेट है उसने हमें कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस बताई है। चेयरमैन की वोट वाला ऑप्शन तभी एक्टिव होगा जब इक्वल हो जाए। अगर जी बिल्कुल, चेयरमैन के एडिशनल वोट वाला ऑप्शन तब होगा जब वो इक्वल हो जाए। सर ये जो सीनियर मेंबर है जी जी। सेम डे पे एक बंदे का पहले नाम लिखा गया और एक अगेन इसका डे से ताल्लुक नहीं है, इसका तरतीब से ताल्लुक है। रजिस्टर में पहले किसका नाम लिखा हुआ है तो उन सब ने इकट्ठे होके बताना है। मतलब एक दिन नहीं ना, ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं ही वो जिन्होंने इकट्ठे शेयर लिए हुए हैं, तो ये हैं 2-3 इकट्ठे लोग। ये जिसका नाम पहले लिखवाएंगे उन्हें बता दिया जाएगा कि पहले नाम जिसका लिखा जाएगा नोटिस भी उसी को जाएगा, वोट भी वो करेगा। तो ये खुद तय कर लेंगे कि हम में से भाई शकील जो है ना, बड़े सियाने आदमी है, ये वोट किया करेंगे। नहीं जी, अब हम आते हैं जदीद जमाने की जदीद रेगुलेशंस की तरफ। कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018। ये जो हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस है ना, इसमें बहुत सारे लॉज हैं, जिसमें आधे से ज्यादा लॉज वो हैं जो कंपनीज एक्ट से कनेक्ट करते हैं। तो कंपनीज एक्ट का जो वोटिंग का प्रोसेस और खासतौर पे ये जो एडजर्न मीटिंग में होने वाली पोलिंग है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा हेल्प की। जब मीटिंग एडजर्न होगी और हम कहेंगे हफ्ते बाद पोलिंग के लिए इकट्ठे हों, व्हाट इफ के वो लोग जो आज टाइम निकाल के आए थे उस दिन आ ही ना सके, और फिर वो तो उलझन में आएंगे, यार मीटिंग में आ गए थे, तुमने पोल खाम खा आगे शिफ्ट कर दिया, हम किस तरह से इसमें शामिल हो। अच्छा, पर एक लिस्टेड कंपनी के तो पूरे पाकिस्तान में शेयर होल्डर बिखरे हुए हैं। भाई एक अनलिस्टेड कंपनी अगर लाहौर में शुरू हुई है तो हो सकता है उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स लाहौर में ही हो, लेकिन लिस्टेड कंपनी में तो पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी कुछ उठा, स्टॉक एक्सचेंज या सीडीसी से जाके शेयर्स खरीद लिए, तो उसके तो पूरे पाकिस्तान में हो सकते हैं। तो वहां पे उनको थोड़ी सी ज्यादा ऑप्शन मिलनी चाहिए आम कंपनियों के निस्बत। तो यहाँ हमारे पास पोस्टल बैलेट रेगुलेशन आ जाती हैं। राइट ऑफ वोट थ्रू पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट खत के थ्रू वोट भेजने का राइट शेल बी प्रोवाइडेड टू मेंबर्स ऑफ एवरी कंपनी व्हेन अ पोल हैज बीन डिमांडेड और एनी इशू। इसका मतलब है जब भी किसी इशू पे पोल डिमांड होगा तो अब वो पोल कंफर्म एडजर्न होगा, सिवाय वो जो 2 वाले हैं जो फौरन करने होता है। तो जब किसी इशू पे पोल डिमांड हुआ है तो वहां पे मेंबर्स को राइट होगा कि वो उस पे पोस्टल बैलेट की तरफ आ सकें और वो अपना वोट खत से भेज सकें। एंड राइट टू वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी एंड वोटिंग बाय पोस्ट शेल बी प्रोवाइडेड टू मेंबर ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी फॉर ऑल स्पेशल बिजनेस एंड फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्टेड कंपनी में हर स्पेशल बिजनेस के लिए इनके पास ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट, खत वाला वोट और इलेक्ट्रॉनिक वोट, दोनों की ऑप्शन मौजूद है हर स्पेशल बिजनेस में और डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन के लिए। बाकी कंपनियों के केस में जो नॉर्मल रूल है वो ये है कि जब जब भी पोल डिमांड होगा तब तब पोस्टल बैलेट की ऑप्शन मौजूद होगी। तो इसका मतलब है कि लिस्टेड कंपनी में जितनी भी स्पेशल बिजनेस है, पोल डिमांड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनको हमेशा ये दोनों ऑप्शन मिलेंगी। इलेक्शन और डायरेक्टर में इनके पास हमेशा ई वोटिंग की ऑप्शन भी है, वोट भेजने की ऑप्शन भी है और खुद आने की ऑप्शन भी है। लेकिन अदर देन लिस्टेड कंपनी, बाकी कंपनियों का रूल ये है कि जहां पोल डिमांड होगा वहां वो पोस्टल बैलेट से, खत से अपना वोट भेज सकते हैं। तो अब लॉ इन दोनों को थोड़ा सा, इन दोनों के प्रोसीजर अलग अलग समझाने की कोशिश करेगा। थीम समझ आ रहा है? एक पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट का मतलब है कि एक बंदा घर बैठ के खत के थ्रू अपने वोट भेज रहा है। सर उसका जो खत है वो राइट टाइम पे काउंटिंग होने से पहले पहुंच जाएगा। अब अगेन यही तो हमने पढ़ना है रेगुलेशंस में। अभी तो हम पहले देख रहे हैं दोनों में फर्क क्या है। तो पोस्टल बैलेट इज खत में वोट डाल के कंपनी को भेज दिया, और ई वोटिंग इज किसी सॉफ्टवेयर पे गए, वहां जाके किसी ऑनलाइन किसी वेबसाइट वगैरह पे गए और जाके अपना पोल, अपना वोट कास्ट कर दिया। अब ये रेगुलेशन इनका सारा मैकेनिज्म बता रहे हैं और कंपनी की उसमें क्या सिक्योरिटी वो बता रहे हैं। तो हो जाए खतरों से टक्कर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, कंपनी की क्या जिम्मेदारी है इन केस ऑफ ई वोटिंग? ई वोटिंग कब मिलेगी, किसको मिलेगी? लिस्टेड कंपनी के लोगों को मिलेगी, और डायरेक्टर के इलेक्शन पे मिलेगी, और स्पेशल बिजनेसेस पे मिलेगी। बोर्ड अप्रूव करेगा प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब है कि ये ई वोटिंग ये नहीं करेंगे, एक बाहर से सर्विस प्रोवाइडर होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा, जिसका तरीका, जिसका प्रोसीजर जो है वो बोर्ड बताएगा और आर्टिकल्स के मुताबिक होना चाहिए। देन मेंबर्स को किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो बोर्ड अप्रूव करेगा।
यानी बोर्ड ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट करने का प्रोटोकॉल और मुल्क से बाहर बैठे शेयर होल्डर्स का वोट करने के राइट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, इसके बारे में बोर्ड एक पॉलिसी अप्रूव करेगा। कंपनी मेंटेन करेगी रिकॉर्ड ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑफ मेंबर्स की दो चीजें कंपनी को पता होनी चाहिए, उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर्स। इफ पोल इज डिमांडेड इन जनरल मीटिंग, अगर एक जनरल मीटिंग में पोल डिमांड हो गया, कंपनी शेल विद इन 7 days ऑफ डिमांड सेंड टू ऑल मेंबर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फॉलोइंग, ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके। जनरल मीटिंग में अगर पोल डिमांड हो गया, अब पोल डिमांड हुआ तो हम चाहेंगे कि घर बैठे लोग भी इसमें शामिल हो सके। घर बैठे बैठे उनको क्या डिटेल भेजी जाएगी 7 दिनों के अंदर अंदर? वेब एड्रेस, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन डिटेल, तुम्हारा यूजर नेम, पासवर्ड क्या होगा, किस दिन तुम ई वोट कास्ट कर सकते हो, और कुछ भी और नेसेसरी डेटा आप उन्हें भेजेंगे। तो एक तो आप उनको ये सारी चीजें भेज देंगे जो इलेक्ट्रॉनिक है, प्लस सिक्योरिटी कोड उनको एसएमएस के थ्रू भेज देंगे, ताकि जब वो वहां जाएं तो जिस तरह से ओटीपी या इस तरह की चीजें होती है उनको कोड मिले, तो एक तरफ से मोबाइल पे कोड चला गया, ईमेल पे डिटेल्स चली गई, ताकि उसी बंदे को जिसके पास दोनों चीजों की एक्सेस हो वो आके वोट कास्ट करे। कंपनी इंश्योर करेगी कि जो भी रेलेवेंट एजेंडा आइटम है वो उस वेब पोर्टल पे सही से मौजूद हो। मैं वहां जाऊं तो 6 आइटम्स पे पोल डिमांड हुआ था, 6 के 6 आइटम लिखे नजर आ रहे हो, उनकी डिटेल्स आ रही हो, मैं क्लिक करके हर चीज देख सकूं, और यस या नो या उसके फॉर या अगेंस्ट वोट करने का ड्रॉप डाउन ऑप्शन होना चाहिए, मैं करूं और ऐसे क्लिक कर दूं तो मेरी तरफ से वोट कास्ट हो जाए। ये हो कब रहा है, ये किस तरह से रिकॉर्ड होगा, ये भी बात की बात है। तो सबसे पहले आप एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे और फिर लोगों को एक ई वोटिंग का तरीकाकार बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी वेबसाइट पे हर चीज प्रॉपर तरीके से हो। लिस्टेड कंपनी में इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर या स्पेशल बिजनेसेस जो भी है, कंपनी सेंड कर देगी ये वो जो इंफॉर्मेशन है मेंबर्स को, और उसके साथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्क्रूटनाइजर की भी भेज देगी। डायरेक्टर के इलेक्शन और कुछ खास स्पेशल बिजनेसेस के लिए उन्होंने कहा है कि आप स्क्रूटनाइजर भी लेके आएंगे। स्क्रूटनाइजर एक ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, वो अलग है, वो आईटी सर्विसेज दे रहा है। एक स्क्रूटनाइजर होगा जो अलग से इस प्रोसेस को चेक करेगा कि इसमें कोई बेईमानी तो नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉनिक है ना, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। आपको पता है गवर्नमेंट का सर्वर होता है इलेक्शन का, अचानक से इलेक्शन वाले दिन बैठ जाता है, फिर उसके बाद लड़ते रहते हैं। फॉर्म 47 का मसला था, फॉर्म 45 का मसला था, आरटीएस बैठा था, वो जीता था, झगड़े होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा स्क्रूटनाइजर की इंफॉर्मेशन भेजेंगे, कौन है, क्यों अपॉइंट किया, उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है। तो ई वोटिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख रहे थे, इसी को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। प्रोसीजर क्या होगा ई वोटिंग का? ई वोटिंग की जो फैसिलिटी है वो 3 दिन तक कम से कम ओपन रहेगी, कम से कम 3 दिन, यानी कि 24 घंटे आप उनको 3 दिन कम से कम अवेलेबल करके देंगे। ये क्लोज होगी उस दिन से पिछले दिन 5 बजे, जिस दिन पोल होना है, जिस दिन असल में पोल होना है ना, फिजिकल पोल होना है, उसके पिछले दिन 5 बजे तक ये इलेक्ट्रॉनिक वोट करने का ऑप्शन है, और वो वोट पिछले दिन 5 बजे बंद हो जाएगा। मेंबर की आइडेंटिटी कैसे ऑथेंटिकेट होगी? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, उनके यूजर नेम, पासवर्ड और इस तरह के थ्रू उनकी ऑथेंटिकेशन होगी। मेंबर ऑनलाइन उस स्पेसिफाइड टाइम में कभी भी वोट कास्ट कर सकता है। जब वो वोट कास्ट कर देगा तो फिर वो उसको चेंज नहीं कर सकेगा। ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या करेगा, वो ई वोटिंग के रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल रखेगा, कंपनी वालों को भी नहीं बताएगा जब तक कि असल वो वाला दिन नहीं आ जाता। प्रोवाइड एक्सेस टू चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग इन विच पोल वाज डिमांडेड टू अनब्लॉक रिजल्ट ऑफ ई वोटिंग ऑन डे ऑफ पोल पे, उस टाइम पे उनको ऑप्शन देगा कि वो एक खास जगह पे जाएं और अनब्लॉक करें, और उस वक्त उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने, यानी कि चेयरमैन पिछले दिन शाम रात में अगर सोच रहा हो कि देखूं कि ई वोटिंग में लोगों ने क्या वोट किया ताकि मैनिपुलेट किया जाए, वो नहीं देख सकेगा। पोल वाले टाइम पे उसको वो अनब्लॉक करने की फैसिलिटी देंगे। तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको इसमें साथ साथ हेल्प कर रहा होगा। सर ये प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है? ये रेगुलेशन आई है, और अगर कभी वाकई ही मीटिंग हो और प्रॉपर इलेक्शन या वो चीजें हो तो बड़ी लिस्टेड कंपनियां अब इसको फॉलो कर रही हैं। क्योंकि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में हमेशा ये रोला होता था कि ज्यादातर लोग मीटिंग में आ नहीं पाते थे, और डायरेक्टर्स चाहते थे वो एक बड़े लेवल पे कैंपेन करें, तो घर बैठे लोग वोट ही नहीं दे पाते थे, और खासतौर पे जो दूसरे मुल्क में बैठे हुए होते थे वो भी उस तरह से वोट नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में फिर उन्होंने कहा भाई जब टेक्नोलॉजी मौजूद है तो आप उसको यूज करें, ज्यादा से ज्यादा मैंडेट बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग आके वोट करना चाहें तो वोट करें।
तो बड़ी लिस्टेड कंपनियों में अब ये चीज उनके पास इस तरह से मौजूद है। बल्कि ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर बनने के जो तरीके है उसके अंदर कुछ रूल्स पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समझ आ गई कि यहाँ तो बड़ा कमाने का मौका है, वो बन गए ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी। वो भी आगे उसको भी देखते हैं। ये प्रोसीजर समझ आया? ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर, ये भाई साहब कहां से आएंगे? कंपनी शैल अपॉइंट एनी ऑफ द फॉलोइंग ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर सब्जेक्ट टू गिवन एलिजिबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट। इनमें से कोई भी अपॉइंट हो जाएगा। कौन? सेंट्रल डिपॉजिटरी, जो कि सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के अंदर रजिस्टर हुई है। A share registrar and balloter as registered under the share registrar and balloters regulation 2017, जो उसके अंदर रजिस्टर हुआ और उसके अंदर एलिजिबिलिटी में सीए फर्म्स को भी अलाउड है कि वो इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। वो बैलेटर के तौर पे, वो शेयर रजिस्ट्रार के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली वो ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो फर्म्स को पता है, आम आदमियों को नहीं पता, आईटी कंपनियों को नहीं पता। खुद ही आईटी कंपनी से राब्ता करके अपना एक पोर्टल बना दिया। सिर्फ अच्छी सी वेबसाइट बनानी है सिक्योर्ड किस्म की, और उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए जो इन्होंने खुद ही बता भी दिए हैं। ये फीचर आप किसी भी आईटी कंपनी को बता के एक अच्छी सी वेबसाइट बनवा लें और उसके बाद आप बेतहाशा कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। 100 की लिमिट होती है, वैसे इतनी भी बहुत है। अच्छा जी, किस बंदे को आपको ये इजाजत मिलेगी? सीडीसी है तो फिर तो बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीडीसी तो सीडीसी है ना, कमाल दा सीडीसी। लेकिन अगर कोई आम देसी बंदा होगा तो फिर owns a web portal and secure system, उसके पास एक वेब पोर्टल और सिक्योर सिस्टम हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ मेंबर्स वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर, अगेंस्ट और वो सारी चीजें दिखाने की कैपेसिटी मौजूद हो। इसका एंटायर सिस्टम जो है वो सर्टिफाई हुआ हुआ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर से या इस तरह के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन और इस तरह की चीजें हो। ये हमारी एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग नहीं होनी चाहिए, हमारी कंपनी की जो ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर को करें। इसके वेब पोर्टल और सिक्योर सिस्टम में फॉलोइंग फीचर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ऑप्शन होनी चाहिए, पासवर्ड एनक्रिप्टेड मोड में सेव करने की ऑप्शन चाहिए, कैप्चा मैकेनिज्म होने चाहिए, वो जो कैरेक्टर्स नजर आते हैं जिसको आप यूज कर रहे होते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट एक्टिविटी, वेब पोर्टल यूजर जो है वो उनकी सारी लॉग हो कि कब कौन लॉगिन हुआ था, किस वक्त उसने जाके क्या क्लिक किया था, और बैकअप्स वगैरह और इस तरह की चीजें मेंटेन हो। तो जो इतना अच्छा प्यारा सा सिस्टम बना देगा और वो ये वाले रेगुलेशंस वगैरह के अंदर एलिजिबल भी होगा तो उसको इजाजत मिल सकती है, नहीं तो सीडीसी तो है ही है। ये ई वोटिंग सर्विस प्रोवाइडर होगा। अब वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर, ई वोटिंग की बात हमने खत्म कर ली कि ई वोटिंग सिलेक्टेड केसेस में अवेलेबल होगा और उसके अंदर एक सर्विस प्रोवाइडर होगा और ये इस तरह से करके उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। बात समझ आ रही है? वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर में क्या होगा, कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? ये बैलेट पेपर का क्या मतलब है, इसमें और ई वोटिंग में क्या फर्क है? बैलेट पेपर एक कागज पे अपना वोट डाल के भेजें। ई वोटिंग है टेक्नोलॉजी को यूज करें, लेकिन आज भी सारे लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है। तो अगर कोई खत के थ्रू भी वोट देना चाहता है तो उसके पास भी ऑप्शन मौजूद है। कुछ अरसा गुजरेगा, इसकी शायद 2027 की रेगुलेशन जब आए तो पता लगेगा अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ई वोटिंग। तो जमाना आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है और चीजें इवॉल्व हो रही हैं, लेकिन फिलहाल दोनों ऑप्शन हैं। कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ जनरल मीटिंग, जिसमें पोल डिमांड हुआ था। जब एक मीटिंग में पोल डिमांड हो गया, चेयरमैन ने कहा यार है की करता है, अब पूरी रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेंगी। तो अब 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपलोड कर देंगे बैलेट पेपर अपनी वेबसाइट पे और उसको इंग्लिश उर्दू अखबारों में भी वो कर देंगे। एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा हुआ है, English and Urdu languages at least in one issue of each of daily newspaper of respective language। उर्दू अखबार में उर्दू जबान में, इंग्लिश अखबार में इंग्लिश जबान में। एक जमाने में एसईसीपी ने इस पे सर्कुलर दिया था, वो कहते थे कि लिस्टेड कंपनी अपने जो है ना वो 21 दिन पहले जो नोटिस भेजना है वो अखबार में भी देंगी, कि इंग्लिश अखबार में, उर्दू अखबार में। तो कंपनी क्या करती थी, उर्दू के अखबार में इंग्लिश नोटिस डाल देती थी। तो एसईसीपी ने बड़ा तख्ता हुआ सर्कुलर किया था कि भाई उर्दू अखबार का मतलब था उर्दू रीडर्स, तो ये उर्दू में होना चाहिए नोटिस। तो जिस जबान का अखबार है उस जबान में आपका नोटिस होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बैलेट पेपर उन जबानों में अखबार में भी पब्लिश कर देंगे और अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे। उसमें ड्राफ्ट रेजोल्यूशन और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ चेयरमैन होनी चाहिए कि कौन से हाउस नंबर फलाना, ऑफिस नंबर फलाना इस जगह पे मौजूद है। चेयरमैन का वो बताएंगे कि वो एड्रेस होना चाहिए मिस्टर चेयरमैन के नाम पे, और
ड्यूली फाइल्ड बैलेट पेपर जहां पे भेजना है मेंबर्स ने उसकी आप सारी डिटेल देंगे। बैलेट पेपर को सबमिट करने का तरीका भी बताएंगे कि आपने ऐसे करके यूं करके सबमिट करना है। तो वेबसाइट पे बैलेट पेपर डाल दिया, अखबार में भी दे दिया और लोगों से कहा कि भाई ये आप बैलेट पेपर पे यूं यूं इंफॉर्मेशन भर के कंपनी के चेयरमैन को एड्रेस करके फलाना तारीख तक कंपनी को पहुंचा दें। इफ इन एडिशन टू ई वोटिंग ऑप्शन ऑफ वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर इज प्रोवाइडेड बाय द लिस्टेड कंपनी, अगर एक लिस्टेड कंपनी और ई वोटिंग की ऑप्शन भी मिली हुई है और बैलेट पेपर भी मिला हुआ है, इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर या स्पेशल बिजनेस कंपनी शैल पब्लिश एंड अपलोड द अबव थिंग्स एटलीस्ट 7 days बिफोर मीटिंग। अगर दोनों तरह की ऑप्शन है इस तरह के केस में तो मीटिंग से 7 दिन पहले दोनों चीजें अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के केस में तो ई वोटिंग है ही है। और यहां पे जब पोल डिमांड होगा तभी बैलेट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अगर पोल ना डिमांड हुआ नॉर्मल कंपनियों में तो वो तो शो ऑफ हैंड से फैसला हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर वोटिंग थ्रू बैलेट पेपर, अब प्रोसीजर क्या है? मेंबर इंश्योर करेगा कि जो ड्यूली फाइल्ड और साइन बैलेट पेपर है एक कॉपी ऑफ CNIC के साथ वो चेयरमैन को डे ऑफ पोल से एक दिन पहले ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स वर्किंग आवर्स पहुंच जाए, रात 11 बजे ना पहुंचाए। अगेन ई वोटिंग भी पिछली शाम 5 बजे तक पहुंच गई थी, ये भी पिछली शाम 5 बजे तक पहुंच गई। द सिग्नेचर ऑन द बैलेट पेपर शैल मैच विद द सिग्नेचर ऑन CNIC फॉर फॉरेन मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशंस वगैरह। कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कंपनी अगर कहे तो वो कर सकती है कि आप अपना पासपोर्ट नंबर, आप अपनी फलाना, आप अपना नाइकॉप, आप इस तरह से जो भी बोर्ड वगैरह वो कहें वो उस तरह की डिटेल्स भी आपसे मांग सकते हैं। फिर क्या होगा ये इसकी तरफ बाद में आते हैं, स्क्रूटनाइजर की तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरमैन क्या है? चेयरमैन रिकॉर्ड करेगा टाइम एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ बैलेट पेपर। चेयरमैन का रजिस्टर है, वो कहेगा मीटिंग से 3 दिन पहले फलाना का खत मिला था, मीटिंग से 2 दिन पहले शाम में फलाना का, सुबह में फलाना का खत मिला था। वो सारे खतों का एक लॉग मेंटेन करेगा। कीप देम इन सेफ कस्टडी, संभाल के रखेगा। और कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी को वो खत नहीं दिखाएगा till it is formally announced after the conclusion of voting in the meeting। जब वोटिंग से फैसला अनाउंस हो जाएगा फिर अगर कोई कह रहा था दिखाओ तो सही खत में क्या लिखा था, लोगों ने क्या खत भेजा था, तो खत तब तक उसने महफूज रखने और ये नहीं बताना कि कितने खत आए थे, किस तरह से आए थे। हाँ, जिस वक्त अब रिजल्ट कंपाइल करने का टाइम आ गया वो और जो पोल डिमांड करने वालों ने मिलकर जब स्क्रूटनिंग करनी है उस टाइम पे वो डिक्लेयर कर सकते हैं। डिसीजन ऑफ चेयरमैन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ वोट शैल बी। अब एक खत है, खत साइड से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, एक बंदे ने कि ये खत ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो साइड से मुड़ा हुआ है, ये कागज तो चेयरमैन हैज द अथॉरिटी कि वो कहे कि भाई ये वैलिड है तो वो वैलिड है। यानी यहाँ रोला नहीं डालेंगे लोग, चेयरमैन के पास फाइनल अथॉरिटी है। चेयरमैन इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ पोल, जैसे ही पोल खत्म होगा, कौन सा पोल? एक फिजिकल पोल हो रहा है, कुछ ई वोट आए हुए हैं, कुछ पोस्टल बैलेट आए हुए हैं, तो फिजिकल पोल जैसे ही कंक्लूड हुआ काउंट करे वोट कास्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ पोल। इन पर्सन उनको काउंट करे, प्रॉक्सी वालों को काउंट करे, वीडियो लिंक वालों को काउंट करे, पोस्ट वालों को काउंट करे और ई वोटिंग के केस में अनब्लॉक कर दे वो जो उन्होंने ई सर्विस प्रोवाइडर के पास तो समरी आ रही होगी, वहां आपने नहीं गिनना, तो वेबसाइट ने कंपाइल किया, आपने बटन दबाना है और वो भी अनलॉक हो जाएगा। किस वक्त? इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स डिमांडिंग द पोल, और कम से कम 2 ऐसे विटनेस जो कंपनी के एम्प्लॉइज ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने वेबसाइट को ओपन करके देखना है कि पीछे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो उनका नुमाइंदा भी जिन्होंने पोल डिमांड किया था और 2 और इंडिपेंडेंट विटनेस की जिनकी मौजूदगी में ये सारा काम हो रहा है, उनको भी वैसे देने पड़ जाएंगे, बाहर से गुजरते हुए किसी को पकड़ लेंगे। चेयरमैन इंश्योर करेगा कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अगर वोटिंग सेपरेट कैटेगरी फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में हुआ है, अब यहाँ पे ना मैंने नोट दिया हुआ कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये वाला रूल पोस्टल बैलेट का रिलेट करता है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक रेगुलेशन आई थी कि डायरेक्टर्स की हर कैटेगरी के अलग अलग इलेक्शन होंगे। साल के अंदर उन्होंने एहसास हुआ कि उन्होंने बोंगी मार दी है, उन्होंने वो रेगुलेशन वापस ले ली। तो अभी अचानक से नहीं याद आएगा कि यहाँ पे भी जुमला लिखा हुआ है, तो कुछ 6-8 महीने बाद इसके अंदर भी रिवीजन वो डाल देंगे। तो फिलहाल ये वाली चीज अब इस वक्त इग्नोर हो चुकी हुई है। अगर सेपरेट कैटेगरी में इलेक्शन हो रहे होंगे तो उसका क्या होगा, ये चीज अब इस वक्त वॉइड हो चुकी हुई है, क्योंकि वो रेगुलेशन जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थी, मैंने इसलिए इसके साथ नोट दिया हुआ है कि इसका लिंक वहां से है। जब वहां से वो रेगुलेशन हट जाएगी तो यहाँ पे भी ये बेकार हो जाएगी। रिजल्ट ऑफ पोल अनाउंस होगा मीटिंग में चेयरमैन, और चेयरमैन अनाउंस करेगा और ये पब्लिश हो जाएगा कंपनी की वेबसाइट पे बहुत जल्दी, बट नॉट लेटर देन 24 घंटे फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ मीटिंग के बाद। एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपनी वेबसाइट पे सारा कुछ कंपाइल करके डाल देंगे, और ज्यादा से ज्यादा डेडलाइन क्या है? 24 घंटे।
Chairman, after announcement of result, shall send execution report of poll substantially on the format as provided in Exhibit 2 to the company. Exhibit 2 ने खास फॉर्मेट बताया हुआ है, उस फॉर्मेट पे आप अपनी एग्जीक्यूशन रिपोर्ट डाल देंगे। बड़ा खतरनाक लफ्ज है एग्जीक्यूशन रिपोर्ट। जब एक जल्लाद किसी बंदे को फांसी देता है तो वो एक कागज पे आके साइन करता है, वो एग्जीक्यूशन रिपोर्ट होती है कि बंदे को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो एग्जीक्यूट करना बंदे को मारने को भी कहते हैं। तो बहरहाल मतलब ये इन्होंने बड़ा गलत लफ्ज चूज किया, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट। तो चेयरमैन जो है वो एग्जीक्यूशन रिपोर्ट पे साइन कर देगा कि हाँ भाई कम हो गया जाए। ये तो हमारे इलेक्शन में इस तरह की रिपोर्ट होती है ना कि हाँ जी उड़ा दिए बंदे। कितने बंदे चाहिए थे? कई दफा तो इतने बंदे चाहिए नहीं थे जितने अगले दे देते हैं। तो कहते हैं यार खुदा का ओवर, इतने नहीं चाहिए थे, तुमने तो बहुत ही ज्यादा ही वो कर दिया। ये बात समझ आ रही है? सर ये जो विटनेस है जी जी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो हो सकते हैं। अब अगेन अगर ये इन विटनेस के बारे में डिटेल से बात बताना चाहते तो बता देते, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा 2 विटनेस होने चाहिए जो कि कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में ना हो। लेकिन इंडिपेंडेंट या कहां से आएंगे, किस तरह से? बस एक ही ब्लॉक लगाया उन्होंने, कंपनी की एम्प्लॉय ना हो। तो अब अगेन आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऑप्शन मौजूद है, तो आप अपने ही बंदों को कहते हैं ठीक है जी आप 2 सियाने आदमी आप आ जाए। तो जब इन्होंने नहीं रोका तो फिर हम भी इजी है। अच्छा, अगर स्क्रूटनाइजर आ जाएगा तो फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी चेयरमैन की? इसके लिए पहले आप स्क्रूटनाइजर को समझना पड़ेगा। स्क्रूटनाइजर कौन है? लिस्टेड कंपनी सिर्फ एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करेगी इन 3 बिजनेसेस में। सिर्फ कौन से 3 बिजनेस? डायरेक्टर का इलेक्शन, एसोसिएटेड कंपनी में खास किस्म की इन्वेस्टमेंट सिवाय होली ओन सब्सिडरी के, और सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग या उसका साइजेबल पार्ट। एक 183 सेक्शन, एक 199 सेक्शन है और एक इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। सिर्फ ये 3 ऐसे एजेंडा आइटम है जहां लॉ को लगता है ये ज्यादा हसास है, ज्यादा सेंसिटिव है, तो यहां अपॉइंट हो जाएगा एक स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर कौन है जी? ही शैल बी द स्टैच्यूटरी ऑर्डर ऑफ कंपनी, या तो ये हमारा ही ऑडिटर होना चाहिए या कोई और ऑडिटर जो कि कंपनीज एक्ट जिसको सेटिस्फैक्टरी रेटिंग और वो वाली बात करता है। तो कंपनीज एक्ट ने जिन लोगों को अलाउ किया वो ऑडिट करना, वो या हमारा ऑडिटर हो जाए तो कमाल बात है, वो स्क्रूटनाइजर होगा। एंड बोर्ड के ओपिनियन में उस बंदे को वोटिंग प्रोसेस के बारे में पता है और उस नॉलेज और एक्सपीरियंस रखता है कि उसको उसने कैसे स्क्रूटनाइज करना है। स्क्रूटनाइज मतलब उस टाइम पे जांच पड़ताल और मौजूदगी से कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। स्क्रूटनाइजर में इन वर्क टेक असिस्टेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। वो इस काम में कंपनी के किसी भी बंदे से मदद ले सकता है, बट वो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। इसकी क्या जिम्मेदारी है? ऑब्जर्व करे कि सेटिस्फैक्टरी प्रोसीजर ऑफ वोटिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग एडिक्वेट प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेशन आर इन प्लेस। देखिए कि वो सारी जो एहतियात और वो सारी बातें हो रही हैं वो सही हैं। वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा जो रिजल्ट इन्होंने कंपनी ने कंपाइल किया उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। ई वोटिंग के केस में जिस वक्त अनब्लॉक हो रहा होगा रिजल्ट उस टाइम पे मौजूद होगा। वहां क्या खोले जरा मेरे सामने, बटन दबाएं, क्या लिखा नजर आया? तो उस टाइम पे फिजिकली प्रेजेंस लाजमी अपनी देगा, ओवरसी करेगा इस प्रोसेस को। अवेलेबल होगा जनरल मीटिंग में, और जो वोट कास्ट हुए होंगे मैनुअली फिजिकली जिस भी तरह से उनको चेक करेगा कि उसमें गड़बड़ तो नहीं। ऑब्जर्व करेगा कोई डुप्लीकेशन वगैरह तो नहीं है किसी भी तरह के केस में। एक रिकॉर्ड शेयर होल्डर्स का मेंटेन करेगा, चाहे मैनुअल बना ले चाहे इलेक्ट्रॉनिक बना ले, जिसमें देखिए कि कितने राजी थे कितने राजी नहीं थे, उनके क्या नाम थे, और उस तरह की सारी डिटेल बनाएगा। कोई भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एससीसीपी कह देगा उसको फॉलो करेगा। स्क्रूटनाइजर चेयरमैन को सबमिट करेगा एक ड्यूली साइंड कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑन वोटिंग प्रोसेस एंड वोट कास्टेड एज सून एज पॉसिबल ऑन सेम डे ऑफ मीटिंग ऑन फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन। तो इसके सामने जब सब कुछ हुआ होगा तो ये लिख के उनको एक रिपोर्ट देगा कि हाँ भाई मेरी मौजूदगी में सब हुआ था, आप अच्छे आदमी हैं, आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, या आपने कोई खराब काम भी किया तो भी उन्हें बता के आएगा। अब अगर किसी जगह स्क्रूटनाइजर मौजूद हो तो चेयरमैन की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? Chairman shall also ensure कि scrutinizer is provided before meeting with register of members, their specimen signature, other relevant details और कोई भी और डॉक्यूमेंट जो वोटिंग के लिए जरूरी है, ताकि वो अच्छी तरह से हर चीज को वेरीफाई कर सके। फिर इसकी जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे कि जिस वक्त ये अनब्लॉक कर रहा है उसे तो भूल गया था, ये क्या पाइजन इधर आपने खड़े होना था, नहीं पढ़ा कंपनी लॉ, तो वो भी उसकी ड्यूटी है, वो भी याद रखेगा, और इसकी भी ड्यूटी है कि ये भी उसे याद कराएगा कि पाइजन आपने मौजूद होना है। रिकॉर्ड करेगा टाइम एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट जो स्क्रूटनाइजर ने भेजी है, और इमीडिएटली आफ्टर रिपोर्ट जो आपको मिली है रिजल्ट अनाउंस कर देगा कि हाँ भाई अब तो हमारे स्क्रूटनाइजर को भी कोई मसला नहीं है,
ये हम इस तरह से बता रहे हैं। और फिर एक रिकॉर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स और उनके सारे यस नो क्या क्या थे वो सारे भी ये मेंटेन करेगा जिस तरह से स्क्रूटनाइजर ने मेंटेन किए थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कंपनी में, एक नॉर्मल कंपनी में पोल डिमांड हो जाए तो फिर वो पोल में पोस्टल बैलेट की ऑप्शन देंगे। और अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो पोल डिमांड हुआ है या नहीं हुआ? हर स्पेशल बिजनेस और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में मेंबर्स को मीटिंग से पहले से ही ई वोटिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, और फिर जिस वक्त भी उसके ऊपर वोटिंग वगैरह हो रही होगी तो फिर वो अपने ई वोट्स को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या रेगुलेशन समझ आई? स्पेशल बिजनेस नहीं इंडस्ट्री ऑर्डिनरी। हाँ, ऑर्डिनरी बिजनेस में फिर वो उस तरह से नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस में अगर पोल डिमांड हो गया तो फिर वो जो पहला रूल था वो हर कंपनी का था, हर कंपनी इंक्लूसिव ऑफ लिस्टेड कंपनी। तो इसका मतलब है जब जब पोल डिमांड हो गया बस फिर तो कहानी आउट हो गई, अब तो हो गई पोस्टल बैलेट। और लिस्टेड कंपनी के केस में वेदर अ पोल इज डिमांडेड और नॉट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और स्पेशल बिजनेस, इसमें हमेशा हम ई वोटिंग की ऑप्शन देंगे। और अगर ई वोटिंग की ऑप्शन दी और डे ऑफ जिस दिन वोट होना था उस दिन पोल डिमांड हो गया तो पोस्टल बैलेट वाला चक्कर भी आ जाएगा। तो इसलिए जो है वो उन्होंने पहले से ही एहतियातन 7 दिन पहले पोस्टल बैलेट भी अपलोड कर देते हैं और ई वोटिंग का पूरा मैकेनिज्म भी बता देते हैं। जी, अगर मीटिंग में उसी वक्त एक बंदे ने वो किया कि भाई चेयरमैन ने कहा भाई ये फैसला है, बताएं आप क्या करते हैं, शो ऑफ हैंड हुआ, फैसला हो गया। अगर पोल डिमांड हुआ, पोल एडजर्न होना नहीं कह रहा, अगर पोल डिमांड हो गया तो अब इसको वाजिब है उन दो को छोड़ के बाकियों को इसको एडजर्न करना पड़ेगा। अब इसको पोस्टल बैलेट वालों को लेना पड़ेगा बीच में, उस टाइम पोलिंग नहीं होगी। उस टाइम पोलिंग नहीं होगी। अगर वो क्या एडजर्न करना नहीं है, अब चेयरमैन के पास ये ऑप्शन कंपनीज एक्ट ने दी, और कंपनीज एक्ट ये कहता है कि इसके अलावा एज में बी स्पेसिफाइड वो भी फॉलो करना होगा। इन रेगुलेशन के थ्रू ये उस, मैंने इसीलिए कहा था कि एक वो वर्जन है जो पुराना वर्जन है, क्लासिकल वर्जन, पहले मैंने आपको वो बताया, फिर मैंने कहा कि अब हम लेटेस्ट बात करेंगे। तो अब लेटेस्ट बात ये है कि अगर पोल डिमांड हो गया तो 2 सूरतों में तो लॉ ने कहा है कि अभी के अभी, उन 2 के अलावा जो ऑप्शन है ना कि चेयरमैन 14 दिनों तक ले जा सकता है, अब उसे 14 दिनों में से कहीं ना कहीं ले जाना होगा और अब उसको वो लोगों को बताना होगा, उनको पोस्टल बैलेट देने होंगे। जब देखें मीटिंग में लोग नहीं आ सके, मजबूरी थी, अब जब पोल एडजर्न हो गया है, जब पोल डिमांड हुआ है और ज्यादातर चांसेस हैं कि पोल आज की मीटिंग में शायद हो भी ना सके, तो इसलिए फिर लॉ ने कह दिया भाई जब पोल डिमांड हो गया बस फिर खत्म कहानी, अब पोस्टल बैलेट ले आओ ताकि सही से मामला हो। लेकिन 2 चीजों में था कि पोल अभी के भी होगा, उसमें था एक एडजर्न करके, हाँ, मीटिंग एडजर्न करने के फैसले पे पोल अभी के भी होगा और इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, इन 2 पे लॉ ने कह दिया अभी, बाकियों में उसने कहा था 14 दिन की गुंजाइश है। अब जो एडजर्न मीटिंग वाला था उसका रिजल्ट आया कि मीटिंग को एडजर्न नहीं करना। जी, अगर एडजर्न ये वाला फैसला हुआ कि हम मीटिंग एडजर्न नहीं करेंगे तो मीटिंग अभी चलती रहेगी। और पोल हो जाएगा। नहीं, पोल इस चीज पे नहीं हुआ, पोल डिसीजन पे नहीं हुआ किसी, पोल इस मुद्दे पे हुआ है कि मीटिंग एडजर्न करें या ना करें। तो मीटिंग एडजर्न करें या ना करें का डिसीजन का नोटिस से ताल्लुक नहीं है ना। अगर आप गौर से देखिए इन दोनों मीटिंग के एजेंडा आइटम्स नहीं है, चेयरमैन की सिलेक्शन और मीटिंग की एडजर्नमेंट। तो ये जो पोल डिमांड हो रहे हैं ज्यादातर ये एजेंडा आइटम्स पे हो रहे हैं। तो अगर इस पे पोल डिमांड हो जाए कि मीटिंग एडजर्न करें या ना करें तो इसके लिए तो फिर वही वाली बात है, हम खतों में थोड़ी लोगों से पूछेंगे कि अच्छा 1 हफ्ते बाद खत से बताओ कि हम मीटिंग आगे करें या ना करें। तो 2 जगह आपको अभी पोल करना है, बाकी जगह अगर पोल डिमांड हो गया तो फिर ये रेगुलेशंस वाजिब हो चुकी हैं, फिर इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर पोल में कहते हैं कि मीटिंग एडजर्न नहीं करें तो इसका मतलब हम बाकी सारे इलेक्शन को हैंड करवाएंगे। अगर पोल में ये हो जाता है कि मीटिंग एडजर्न नहीं करनी, पोल में हो गया कि मीटिंग एडजर्न नहीं करनी तो चेयरमैन फिर लोगों से कहेगा कि यार देखो अगर मीटिंग एडजर्न नहीं ना करनी तो फिर ध्यान रखो, फिर अगले सारे फैसले शो ऑफ हैंड से करो, क्योंकि जहां पोल डिमांड हुआ मीटिंग हम एडजर्न करनी पड़ेगी। ये तो मैं प्रैक्टिस में तो वो चेयरमैन को इसमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि देखो ये अगर आज सब करना है तो फिर शो ऑफ हैंड फास्टेस्ट वे है। तभी तो लॉ ने कहा है कि रिजल्ट्स हमेशा शो ऑफ हैंड से आएंगे अनलेस पोल इज डिमांडेड। तो अगर मेंबर्स चाहते हैं कि जल्दी फैसला हो तो वो फिर पोल डिमांड नहीं करेंगे। पोल तभी डिमांड होगा जब लोगों को लगेगा कि फॉर एग्जांपल जिसके पास ज्यादा वोटिंग पावर है, शो ऑफ हैंड से रिजल्ट वही निकला जो वो चाह रहा था, तो वो क्यों पोल डिमांड करेगा। तो ज्यादातर शो ऑफ हैंड से काम चल जाता है, लेकिन अगर पोल आ गया तो फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा। मीटिंग में आए भी वो लोग होंगे जिनके पास शेयर्स आते हैं, मीटिंग में आए भी वही लोग, मीटिंग में ज्यादातर वही लोग आए होंगे जिनके पास शेयर्स आते हैं या जिनको को पॉलिटिक्स से लेना देना है। अदरवाइज ज्यादातर लोग तो साइलेंट इन्वेस्टर होंगे, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदे हुए होंगे और खामोशी जिंदगी गुजार रहे होंगे।
जिनको 8 साल बाद अचानक से डिविडेंड मिलना शुरू हो जाए कि लो जी ये तो जो है ना एंग्रो पॉलीमर जैसी कंपनी चलना शुरू हो गई, तो ऐसे भी हो सकता है। भाई का इशारा जो है ना किसी पुराने ठंडे इन्वेस्टर की तरफ है। मैं क्लासेस में ना एक शेयर सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, मैंने 2008 में जरा एक यूजर बनने के लिए लिया था कि भाई मुझे भी नोटिसेस मिले, मैं भी मीटिंग में जाऊं, ताकि मैं एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको एक्सप्लोर करूं। तो वो लेने के बाद कभी उसमें प्रॉफिट नहीं आता था, कभी डिविडेंड नहीं आता था। फिर जब उसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, तो फिर 7-8 साल बाद कंपनी वाले मुझे ढूंढ के मेरे अकाउंट में डिविडेंड डालना शुरू हो गए। तो दुनिया तो फिर ऐसी है ना, उसके पीछे भागे तो कभी भी आपके हाथ नहीं आती, इसको छोड़ के भागे तो आपके पीछे पीछे भाग रही होती है, साया है। शेयर्स हैं अभी भी आपके पास? शेयर्स हैं पूरे 500 शेयर्स। मेरा एक और लीगल केस भी है, मैंने 137 राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने मेरे नाम पे लोकेट नहीं किए। तो अगर कभी वो मुझे मिले तो मैं जरूर उनसे कहूंगा कि जी आपने मेरे साथ 137 शेयर्स का घपला किया हुआ है। मेरे पैसे उनके अकाउंट में जा चुके हुए थे, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे पास शेयर्स नहीं आए थे। हाँ जी, क्या बात समझ आई? टाइम तो अभी भी है। आपके पास हैंडआउट्स में ना एक एंड पे एक और सफा भी है, शायद आपने गौर किया हो। सोचा था कि ये क्यों ये सफा यहाँ पे है। इस टाइम के लिए इसलिए था कि एक तो सफे की कॉस्ट बचे, सफे पे एक साइड पे प्रिंट हो गया, दूसरे पे प्रिंट ना हो तो सस्टेनेबिलिटी, हमें उस एक अकेले के लिए अलग सफा देना पड़े, दरख्त मर जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। और दूसरा ये कि हमें मौका मिला तो हम इसके अंदर घुस जाए। ये अगर मौका को 15-20 मिनट का मिला होता तो जरूर हम इस सफे के साथ खेलते, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि अब इस वक्त इसको शुरू करेंगे भी तो वो मजा नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीक इज ऑल अबाउट गवर्नेंस ऑफ कंपनी, डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की कमेटियां, डायरेक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, कितनी तरह के हैं, क्या नंबरिंग होती है, एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव की क्या मिक्सिंग, कैफ लेवल पे बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में रह गई थी। सीए फाइनल में भी जरूरी नहीं कि सारी कंफ्यूजन रिजॉल्व हो, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर्स को हम जोड़ के पढ़ेंगे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ, जो डायरेक्टर्स को कंपनी चलाने का लिस्टेड कंपनी में जो पूरा मैकेनिज्म बताया हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। जी अगेन ज्यादा से ज्यादा इसने आगे मंडे को आना था, तो उन्होंने को 2 दिन पहले कर दिया। अगर आप देखें तो इस दफा कैफ में भी ऐसे ही हुआ था। आई कैप एफिशिएंट हो रहा है, अब एआई उनके पास मौजूद है, वैसे फुर करके सारा कुछ हो जाता है। ये एआई छोड़ दी बच्चों के ऊपर और 2 दिन के अंदर सारे पेपर चेक, एआई से रिजल्ट कंपाइल कर लिया। असल में आई कैप अभी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर रहा है, अभी आगे ना 3-3 महीने बाद इम्तिहान होने, तब ऐसे थोड़ी कर सकते हैं पेपर होने के 1.5 महीने बाद रिजल्ट आए। तो भाई के अपने इस टाइम को शॉर्ट करना है, तो एक टाइम आएगा कि आप इधर पेपर देंगे, इधर 3 हफ्ते बाद रिजल्ट आया होगा, 3 शायद ज्यादा है, 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाएगा। ये ना क्लास लाके निकले हम पूछने लगे क्या हो गया। तो एसीसी में तो ऐसा ही होता है, फाउंडेशन ठीक है। मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड, जो बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं, आपने जनाब इधर एग्जाम करके फ्री हुए, इधर प्रोसेसिंग हो रही है, इधर आप अपना सारा सामान समेट के उठने वाले, एकदम सामने स्क्रीन पे आ गया पेज इतने नंबर। तो जब ऑटोमेटेड होगा तो फिर तो वो टाइम मार्जिन भी खत्म हो जाएगा। ये पेपर चेक कर रहे हैं क्या? जी पेपर चेक कर रहे हैं? ये खतरनाक बात ने कर दी कि आई कैप क्या एआई से पेपर चेक कर रहे हैं। चले मैं ये नहीं बताता आई कैप ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने एक दफा एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में एक साहब ने, पता नहीं मैंने यहाँ जिक्र किया है नहीं, उसमें एक साहब ने, आई कैप का ना एक मैगजीन होता है अकाउंटेंट, वो जिसमें जो है वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के उसमें देते हैं, आर्टिकल्स देते हैं। तो एक दफा एक बंदा पढ़ रहा था कि एआई आने के बाद ना चीजें बड़ी चेंज हो गई हैं। वो आर्टिकल में पढ़ा, बड़ा मजेदार आर्टिकल, उसमें लिखा था आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की जो एग्जामिनेशन बॉडीज हैं वो भी एआई को यूज किया करेंगी। अब असेसमेंट करना भी कितनी आसान हो जाएगी, जब एआई असेसमेंट करेगी तो एआई कभी गुस्से में नहीं है, एआई थकी हुई नहीं है, तो तमाम बच्चों का इक्वल बेसिस पे वो असेसमेंट होगी। तो अब दुनिया की मुख्तलिफ बॉडीज को चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असेसमेंट एआई से करें। मैंने सोचा ये आई कैप का मैगजीन है, जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ, अगर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हेड ने पढ़ लिया तो क्या होगा। तो मैंने कहा यार ये उसको खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। खैर जब वो खत्म हुआ आर्टिकल तो एंड पे उसके ऑथर का नाम लिखा था, डायरेक्टर एग्जामिनेशन आई कैप। वो आर्टिकल लिखा ही उन्होंने था कि अब क्यों नहीं लोग एआई को यूज कर रहे, और एग्जामिनेशन बॉडीज को तो चाहिए कि वो एआई को यूज करें। अब जो बंदा कागज पे ये लिख रहा है, तो उसके बाद मैंने फिर किताब बंद की, मैंने कहा भाई। तो क्या आई कैप एआई यूज कर रहा है पता नहीं, लेकिन इस सारे वाक्य से जो फीलिंग आ रही है
वो ये है कि एआई काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। बारकोड प्रैक्टिकली मैं बता दूं, आईकेएप अक्सर कहता है उसको मार्कर्स की जरूरत है, पेपर चेकर्स की जरूरत है। वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से रब्ता करता है, उनसे कहता है आप इंडिपेंडेंट तौर पे हमारे मार्कर बन सकते हैं, आप इवन टीचिंग भी करें तो भी मार्कर बन सकते हैं। क्योंकि मेरे सामने अगर 1700 बच्चों का सवाल नंबर 7A आ जाएगा तो मुझे क्या पता। तो आईकेएप अपने मार्कर्स के लिए मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करता रहता है। इसका मतलब है वो 100% एआई से नहीं करवा रहा, वो इस तरह के नोटिस देके ये फील देता है कि कुछ असल इंसान भी हैं जो सिस्टम को मार्क कर रहे हैं। बारकोड की तरह भी होता है। जी, बारकोड भी आ रहे हैं। आप देखें ना, बार कोड और वो सारा इलेक्ट्रॉनिक काम तो उन्होंने शुरू कर दिया है। काला कलर इस्तेमाल करना है ताकि स्कैन अच्छा हो, जीपीटी पढ़े अच्छे तरीके से, वो चेक सही से कर सके। तो खैर बहरहाल आज का हमारा ये इस वीक का हमारा टारगेट खत्म हुआ। आप अगर गौर से देखें तो हर वीक का एक थीम है। पहले वीक का थीम था बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, फिर इस वीक का थीम था हमारा हमने सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस, कंपनियों में जो मीटिंग्स वगैरह से रिलेटेड चीजें उसको। अगले वीक का हमारा टारगेट है गवर्नेंस इंशाल्लाह। चैप्टर 5 है और वो चैप्टर 4 है और उसके साथ चैप्टर 8 के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें भी हम इंशाल्लाह मिक्स करके पढ़ेंगे। आईकेएप को काफी पसंद भी है और अब रिजल्ट आ गया तो हो सकता है आपको कुछ और दोस्त भी साथ ज्वाइन कर लें। अल्लाह करे, अल्लाह हमें बरकत दे फिजिकल क्लास में। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह।